हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, आप जानते हैं उनके पहचान करवाने की आपको जरूरत नहीं है, आप समय समय पर हमारे साथ उन्हें देखते रहते हैं, वैसे भी वो अपना चैनल चलाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थोड़ा ऊंचा रहेगा, थोड़ा सा आज वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बढ़ाने के लिए। तो प्रद्युमन जी क्या कहेंगे आप, जो ये मैंने कहा कि इंद्रजीत जी पिछली बार भी नहीं आए रोहतक की मीटिंग में और अपनी कुछ अलग स्कीम्स भी बना रहे हैं, अपनी अलग से पार्टी से हटके मीटिंग करने की भी सोच रहे हैं। कल वो मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं, इसके क्या असर होंगे? और और जो दूसरे नेता हैं उनकी, जिनकी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो भी हो सकता है ना आए, तो क्या आपकी जानकारी है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कल की जो मीटिंग है पंचकुला में जो आयोजित की गई है, अगर इस मीटिंग में, चूंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी में सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, और अगर उन्हीं की मीटिंग में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आता है, तो निश्चित रूप से दाल ना केवल काली है बिल्कुल, बल्कि वो बिल्कुल काली ही उसमें नजर आएगी। कहीं ना कहीं उन नेताओं के मन में ऐसा चल रहा होगा, जो भी नेता इस मीटिंग में नहीं आएंगे वो भविष्य में किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दें तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। रोहतक की मीटिंग के बाद जिस तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राव साहब को कैबिनेट का मंत्री ना बनाए जाने पर अहिरवाल की जनता को बड़ा मलाल है, और राव साहब चूंकि 6 बार के एमपी हैं और बड़े नेता हैं अहिरवाल के, उनको कैबिनेट मंत्री अवश्य बनाया जाना चाहिए था। उसी का ये नतीजा है कि राव साहब रोहतक की मीटिंग में नहीं आए। और उससे पहले भी मैं एक बात और बताऊं कमलकांत जी दर्शकों को, राव साहब हरियाणा प्रदेश के जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत ज्यादा भाव भी कभी नहीं देते। वो जो पिछले 10 साढ़े 10 साल से बीजेपी में हैं, उसके बावजूद वो बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो, चाहे प्रदेश के प्रभारी उन मीटिंगों को ले रहे हो, अक्सर राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव जो प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर सदस्य भी हैं, वो उन मीटिंगों से अक्सर नदारद रहती हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि राव इंद्रजीत अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता समझते हैं, और वो हैं भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो पिछले लगातार कई सालों से अनबीटन एमपी हैं, और उससे पहले वो कई बार लगातार विधायक भी रहे। हालांकि बीच में एक चुनाव वो 1999 का जो महेंद्रगढ़ लोकसभा से था, डॉक्टर सुधा यादव के मुकाबले हार भी गए थे, लेकिन तब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंधी देश में चल रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस अमित शाह जी की मीटिंग में भी राव साहब नहीं आते, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि राव साहब का भारतीय जनता पार्टी से मन भर गया है। इससे पहले अगर हम देखें, जब वो कांग्रेस में थे, तब भी वो हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। अपना उनका अलग से एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम के हिसाब से वो चलते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी में भी ढल नहीं पाए हैं, ना वो आरएसएस के कार्यक्रमों में कहीं जाते, ना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में बहुत कम उनकी हाजिरी देखने को मिलती है। अब कल की इस मीटिंग पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी, और कल ही ये फैसला हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। जी, ये राव इंद्रजीत का तो ये पहले से ही रुख रहा है कि जब भी चुनाव आने होते हैं या उनको कोई बात मनवानी होती है, तो वो अपनी अलग धार पकड़ लेते हैं। हर बार वो ऐसा ही करते हैं। तो इस बार भी लगता है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद पाने के लिए ये अपनी एक अलग धार पकड़ ली। जी बिल्कुल, राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं जो पिछले 10 साढ़े 10 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं,
उन तमाम नेताओं में केवल राव इंद्रजीत इकलौते नेता हैं जिनका 15 विधानसभा की सीटों और 2 लोकसभा की सीटों पर अपना सीधा प्रभाव है। और इसके अलावा वो कम से कम 10 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां अगर वो चाहें और अगर वो सक्रिय हो जाएं तो वहां भी वो परिवर्तन ला सकते हैं। राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे तब भी अपनी बात मनवाने के लिए इसी तरह के प्रयास करते रहते थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में भी वो लगातार इस तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कई बार उनका दबाव नहीं भी मानती। पिछली लगातार 2 योजनाओं से राव साहब चाह रहे हैं कि उनकी बेटी आरती राव को विधानसभा की टिकट दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिवारवाद की दुहाई देते हुए उनकी बेटी आरती राव को टिकट नहीं देता। हालांकि उनके बहुत से समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दोनों योजनाओं में टिकटें दी हैं। उनके कई खासम खास चहेतों, चाहे वो विक्रम सिंह ठेकेदार हों, डॉक्टर बनवारी लाल हों या ओम प्रकाश यादव हों, इन तीनों को अलग अलग समय में पहले मनोहर लाल जी की कैबिनेट में और उसके बाद नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। ये तीनों ही नेता राव इंद्रजीत के खेमे से रहे हैं। अब चूंकि जब राव अभय सिंह यादव को राज्य मंत्री बनाया गया ओम प्रकाश यादव को हटा करके, तब भी बड़ी भारी नाराजगी राव इंद्रजीत ने दिखाई थी। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और जो मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी की जोड़ी है उसने राव साहब के उस दबाव में आकर के काम नहीं किया और उन्होंने उनके खासम खास ओम प्रकाश यादव की छुट्टी कर दी। राव इंद्रजीत का जो दबाव बनाने का तरीका है उसी का यह परिणाम है कि वो चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बार लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। और इसके अलावा कई जो बोर्ड की चेयरमैनी और अलग अलग जो पद हैं वो भी कुछ एक उनके खिलाफ के जो लोग रहे हैं जिन्होंने उनकी बगावत की थी विधानसभा चुनाव में, उन लोगों को दिए जाने से भी राव इंद्रजीत अक्सर नाराज दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनकी सिर्फ इतनी ही मानता है जितनी में उनका काम चल जाता है। जी तो क्या आपको लगता है कि अगर कल वो नहीं पहुंचते हैं तो क्या फिर बीजेपी का नेतृत्व दबाव में आएगा? क्या फिर उनके लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इस बार मुझे लगता है जो चर्चा मेरी जानकारी में है वो ये है कि उनको कहा गया था कि पार्टी में अगर आपकी बेटी 5 साल काम करें तो फिर ये परिवारवाद का वो नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है। तो पिछले 5 साल से आरती राव जो है वो पार्टी में काम कर रही हैं, तो इस बार उनकी टिकट तो लगभग मुझे लगता है कि तय है। लेकिन उसके बावजूद आला कमान का क्या रुख होगा कि उनकी बेटी को टिकट दे दी जाए और बाकी जो उनके लोग हैं, क्योंकि उनकी डिमांड तो बढ़ती जाएगी, पहले अपने समर्थकों पर, फिर खुद को कैबिनेट देने पर, फिर बेटी पर, तो उनकी तो 3-4 तरह की डिमांड है जिसमें वो अपने इलाके में सिर्फ अपना डोमिनेंस चाहते हैं और कैबिनेट का पद भी चाहते हैं। देखो, राव इंद्रजीत अगर कल नहीं आए अमित शाह जी के इस कार्यक्रम में तो निश्चित रूप से ये तय मान करके चलिए कि वो किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कह देंगे, क्योंकि अमित शाह वो शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। और अगर कोई नेता उनकी मीटिंग में आने ना आए तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जो है दूर हो चुका है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिमांड जो मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक राव इंद्रजीत की ये भी रहेगी कि 2 बड़े नेता उनकी वो हर हालात में टिकट कटवाना चाहेंगे। जिस तरह से उन्होंने पिछली बार मनोहर लाल की सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री भी थे राव नरबीर सिंह, जो रामपुरा हाउस के विरोधी रहे हैं हमेशा से राजनीतिक रूप से, और राव दान सिंह के वो समधी भी हैं। तो जो राव
नरबीर सिंह हैं उनकी टिकट कटवाने का तो राव इंद्रजीत को जाता है। और इसके अलावा जो संतोष यादव जो उस समय विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी और 2014 के चुनाव में वो लगभग 70,000 के आसपास वोटों से जीत करके आई थी, उसके बावजूद सीताराम यादव जो कोई बहुत बड़े नेता उस क्षेत्र के नहीं थे, उनके मुकाबले संतोष यादव की टिकट कटवाने में भी एक बहुत बड़ा रोल राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह का रहा। अब मेरा ऐसा मानना है कि दो नेताओं जिनमें डॉक्टर अभय सिंह यादव जो प्रदेश की सरकार में नायब सिंह सैनी की सरकार में सिंचाई मंत्री हैं, उनकी इस बार टिकट कटवाने के लिए राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह पूरा दमखम लगाएंगे। और इसके अलावा बाडड़ा के जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह मांझी, उनकी टिकट कटवाने के लिए भी ये दोनों नेता पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि चौधरी और बाडड़ा इन दोनों ही हलकों में उम्मीद से के मुताबिक परिणाम नहीं रहे, जिसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो असर है वो चौधरी धर्मवीर सिंह की जीत पर और राव इंद्रजीत के प्रभाव पर पड़ा है। अब मेरा ऐसा मानना है कि राव इंद्रजीत ना केवल अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए आखिरी लड़ाई वो लड़ेंगे, बल्कि जो कुछ एक नेता उनके विरोधी दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक रूप से, उनका पत्ता साफ भी वो पिछली बार की तरह करवा दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और यही राव इंद्रजीत की एक खूबी भी है कि वो जो उनके अपने हैं उनको टिकट दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जो उनके विरोधी हैं उनकी टिकट कटवाने के लिए वो तमाम हदें पार कर देते हैं। और इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले बेहतर स्थिति में भी नहीं है, 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 10 सीटें जीती थी, लेकिन अब वो मात्र 5 सीटें जीत पाई हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत अगर कोई दबाव बनाएंगे तो उस दबाव में आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उस दबाव में आ सकती है। जी प्रद्युमन जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट गई। दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि मोटे तौर पर प्रद्युमन जी राव नरबीर की बात कर रहे हैं जो गुड़गांव से चुनाव लड़ते हैं, कमलेश यादव की बात कर रहे थे जो डिप्टी स्पीकर थी 2014 से 2019 के बीच में, और बाडरा के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वहां भी आपकी आवाज कट गई। हम इस विषय पर जो अंदर की पॉलिटिक्स है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो रीजन की पॉलिटिक्स है, जो राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स है, उस पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मोटे तौर पर उन्होंने बताया कि वो क्या क्या चाहते हैं, 3-4 उनके इश्यूज हैं, अपने आदमी को टिकट दिलवाना, अपनी बेटी को टिकट दिलवाना, अपना कैबिनेट पद हासिल करना और अपने विरोधियों अहिरवाल में अपने विरोधियों की टिकट कटवाना। मोटे तौर पर यह है। क्या प्रद्युमन जी आपको लगता है कि राव इंद्रजीत के अलावा भी कोई सांसद इस समय मुद्दा बने हुए हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी के नजरिए से? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसद हैं उसमें से चौधरी धर्मवीर सिंह और जो राव इंद्रजीत हैं उनका अलग से खेमा है, और जो 3 अन्य जो हैं जिसमें मनोहर लाल जी और कृष्णपाल गुर्जर जी, ये तो प्योर पुराने भाजपाई हैं, और जो नवीन जिंदल हैं वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा राजनीति से लेना देना भी नहीं है। मुझे यहाँ एक नाम पर और संदेह है जो कल आएंगे या नहीं, वो नाम हो सकता है डॉक्टर अरविंद शर्मा का, जो अभी रोहतक से जिनको टिकट दी गई, और डॉक्टर साहब जो रोहतक का कार्यक्रम था उसमें नदारद रहे। अब उन पर भी बड़ा सवाल है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं होते, उन पर जरूर निगाहें लगी रहेंगी। जी प्रद्युमन जी, तो आपने दर्शकों देखा कि कल की बीजेपी की जो मीटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ना केवल प्रदेश के नजरिए से सभी
कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की बात है, क्योंकि बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि जितने पुराने कार्यकर्ता थे वो सब नाराज थे, घर बैठे थे, सब खुलकर कोई मैदान में नहीं उतरा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अगर वो ठीक होती तो बीजेपी 1-2 सीटें और निकाल सकती थी, ऐसा माना जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रही है। एक पहलू तो वो है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है जो हम आपकी नजर में लाए कि जो कुछ एमपी हैं, उनके मन में जो नाराजगी चल रही है, वो लगातार अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और उनका आगे का रुख क्या होता है। क्या अमित शाह जैसे नेता की जो मीटिंग है, जिसमें वो इनिशिएट कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, या वो उपस्थित रहेंगे, उसमें भी ये नेता ना आने की जहमत उठा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दर्शकों, कल तक की मीटिंग का इंतजार करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करेंगे, और भी विश्लेषण करेंगे, जैसे मैंने कहा अहिरवाल की राजनीति का। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इश्यूज के लिए, और जो हम आपके साथ वीडियो लाएंगे। प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।